ओके, वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट पॉइंट। मैंने अभी तक बताया कि आपके पास दो टाइप्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज को हम ब्रेमस्ट्रोलंग एक्सरेज भी कहते हैं, जिसका ब्रेमस्ट्रोलंग में मतलब निकलता है ब्रेकिंग रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन को ब्रेक करना। अब इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक का भी आइडिया ले लेते हैं हम। ये ग्राफ आपके पास बुक में बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ग्राफ में जो देख रहे हो, ये वाली पीक या फिर ये वाली पीक, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की पीक्स है। ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और नीचे आप देख रहे हो ना, कंटिन्यूअस रेंज में आपके पास एक्सरेज आ रही हैं। दीज आर कंटिन्यूअस एक्सरेज। ओके, सो ग्राफ में कैसे पहचानना है ये मैंने छोटे में बता दिया है। लेट मी राइट कि आपके पास ये क्या होगा, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक। ये पीक्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की होती हैं, और ये आपके पास कंटिन्यूअस रेंज में होता है। ओके, अभी ब्रेक लिया था तो ब्रेक में मैंने दो तीन चीजें लिख ली, लाइक सम अप करके प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में से चीजें लिखी कि आपके पास एक्सरेज जो कि प्रोड्यूस हो रही है उन्हें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एक तो एनोड का मटेरियल अफेक्ट करता है। एनोड हम लेते हैं टंगस्टन या मोलिब्डेनम का। तो जितना हैवी एनोड होगा उतना आपके पास ज्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। लो वोल्टेज सप्लाई कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज को, हाई वोल्टेज सप्लाई कंट्रोल करता है एनर्जी ऑफ एक्सरेज को, यानी कि क्वालिटी ऑफ एक्सरेज को। ये चीजें मैंने पहले बता दी थी, जस्ट अभी मैंने इसे सम अप किया और फैक्टर्स अलग से लिख के बना के लिख दिए, तो एमसीक्यूज आपके पास आए हैं तो आप लोग इसे हैंडल कर सको। अभी के लिए हम मूव कर रहे हैं इसकी टाइप्स की साइड। सही है। सो आपके पास टाइप्स में यहाँ पे आ जाता है अगेन। यहाँ से मैं थोड़ा एरो दे देता हूँ कि यहाँ से हमारे इस प्रोग्राम का फ्लो, टीचिंग स्टाइल का फ्लो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आपके पास पहली टाइप जो है दैट इज करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। पहली क्या है? करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और ये पीक्स की फॉर्म में आपके पास नजर आती हैं। सही है। तो आपके पास एक करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ये आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्सरे होती है। सो लेट मी राइट, ये क्या है आपके पास? एक्सरे होती हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या फिर स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्सरेज होती हैं ये। जैसे कि हमने ऊपर ग्राफ में भी देखा कि आपके पास यहाँ पे देखो, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ग्राफ है, लाइक 0.06 की ये वेवलेंथ की है। और ये वाली आपके पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की पीक है। तो ये पीक्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की होती हैं। सही है। और यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ बनाया गया है, एक्स एक्सिस पे आपके पास वेवलेंथ रखी गई है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी रखी गई है। तो यू कैन सी कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि उनका नंबर ऑफ एक्सरेज जो है वो ज्यादा होता है। सो एक तो पॉइंट हमने ये लिख लिया कि ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की होती है। ओके। सेकंड इसका पॉइंट आ जाता है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होती हैं। ओके, मतलब आपके पास टंगस्टन के लिए अलग होगी, कार्बन के लिए या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक्सरेज ये अलग आती हैं। सही है। सो ये क्या है? डिफरेंट है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, या मटेरियल्स की जगह मैं लिख लूँ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, साइंटिस्ट ने ये किया हुआ है कि आपके पास तमाम तरह एलिमेंट्स की जो एक्सरेज हैं उन्हें क्या किया हुआ है, उन्हें इन्होंने मतलब काइंड ऑफ कॉपी करके उनका स्पेक्ट्रम बना के रखा हुआ है। सही है। अब हमें मतलब एक न्यू टाइप की एक्सरेज मिल रही है, लाइक एक एरिया है जहाँ पे कुछ है ना एक्सरेज एमिट हो रही है। वहां पे अब अगर हम एक्सरेज का स्पेक्ट्रम बनाएं और चेक करें तो हमें पता है कि हर मटेरियल का स्पेक्ट्रम अलग होता है, हर मटेरियल के हिसाब से एक्सरेज भी डिफरेंट आती है। तो यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर
एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, बिकॉज हर एलिमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके। एंड थर्ड पॉइंट जो मेरे पास लिखा हुआ है दैट इज कि ये लाइन स्पेक्ट्रम में होती है, तो जाहिर बात है एक एटम का स्पेक्ट्रम है वो तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन ही होता है। अब आ जाता है इसकी प्रोडक्शन का कोर्स क्या होता है, लाइक ये क्यों है, इसका रीजन क्या है। सो यू कैन से दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, कह सकते हो उसकी। ये मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई इसकी। ओके। अब इसका कॉज देख लें। कॉज क्या होता है, कॉज के लिए हेडिंग अच्छे से लगा देते हैं, कॉज ये क्यों बनती है। तो देखो, इसका कॉज है आपके पास these x-rays, यहाँ let me write characteristic x-rays are produced due to ये इनिशियल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। सही है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से निकले वो जाके हिट करें एनोड पे, तो एनोड के किसी लोअर स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्साइट कर दिया या एटम को या आयोनाइज कर दिया। तो एज अ रिजल्ट सेकंड शेल में से आके फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल की वैकेंसी को फिल कर रहा है। देन सेकंड शेल का जो इलेक्ट्रॉन वो आ गया तो उसकी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये आपके पास इनिशियल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। और इनकी इनिशियल ट्रांजिशन की वजह से ये जो प्रोड्यूस हो रही है इनमें आपके पास डिफरेंट नाम आते हैं। सही है। वो नाम हम बता देते हैं, इन्हें हम कहते हैं के अल्फा, के बीटा, या एल अल्फा, एल बीटा, या हम कहते हैं के एल एम, एम आता है फिर एम अल्फा, एम बीटा, इस तरह से हम इसे बताते हैं। ओके। सो लेट मी टेल यू कि हमें ना किस तरह से के अल्फा के बीटा की बात करते हैं, इसलिए मैं एक डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे। या मुझे चेक करने दो, अगर मेरे पास एक बनी बनाई हो तो अच्छी चीज हो जाएगी। बहरहाल इसका कोर्स तो हमने बता दिया कि आपके पास इनिशियल ट्रांजिशन की वजह से आती है। इसका मैं डायग्राम्स अगर बनाने की कोशिश करूं तो लाइक कोशिश कर सकते हैं अपन, एग्जैक्टली सर्कल्स बने या ना बने वो बात की बात है। ये तो एलिप्स बन रहे हैं। मैं यहाँ पे चार शेल्स बना देता हूँ। ओहो। वैसे अंशराज हम इसकी टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे इस में लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो करेक्टरिस्टिक्स में टाइप्स को आप इंक्लूड कर सकते हो काइंड ऑफ, लाइक करेक्टरिस्टिक्स टाइप्स को तो नहीं कह रहा है सोलो में। या इसे हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं प्रोडक्शन के साथ, तो टाइप्स में से क्वेश्चंस भी आते हैं। या मेरी ड्राइंग तो वैसे भी बहुत खराब है, यहाँ पे भी बहुत खराब आ रही है। गुड है। चलो यहाँ पे चार पांच शेल्स बन चुके हैं। सेंटर में आपका क्या होगा, सेंटर में आपका होगा न्यूक्लियस। नहीं भाई, आपको ब्लैक ही रखना है। यार ये जो सीन होता है ना, ये बहुत गंदा होता है। चल जा चल जा चल जा। एक आपका वन डॉट जब है ना बीच वर्किंग में लोड होना शुरू हो जाए, सिंक होना शुरू हो जाए, ये बहुत तंग करता है, फिर रुक जाता है बिल्कुल।
सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। ये आपका शेल वन है, ये शेल टू है, ये शेल थ्री है, ये शेल फोर है। शेल वन को हम के कहते हैं, शेल टू को हम एल कहते हैं, शेल थ्री को हम एम कहते हैं, शेल फोर को एन कहते हैं। इसी तरह से सो ऑन चलता जाता है। ये केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इसी से आपके पास नाम आए हुए हैं अल्फा बीटा गामा वाले। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसे थोड़ा लाइक थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ओके, अब देखो आपके पास लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा एटम्स बैठे हुए हैं। ओके, लेट मी डू वन थिंग कि मैं इन सारे एटम्स को इस ग्रीन कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा एटम्स बैठे हुए हैं। ओके, पहले में दो होते हैं, दूसरे में लाइक आई मैं ना कोई केमिस्ट्री के रूल्स की परवाह किए बगैर ऐसे ही कुछ एटम्स बना रहा हूँ। ये है नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे। और हमने जल्दी से यहाँ पे इतने सारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, एटम्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, जो कि आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बम्बार्ड करेंगे, हिट करेंगे। ये एनोड का हमने स्ट्रक्चर, एनोड के एटम्स की बनाया स्ट्रक्चर। तो एक एटम आता है, सबको सपोज एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो आके इस एटम को हिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन आता है, आके इस एटम को हिट करता है। एज अ रिजल्ट यहाँ से ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और ये जो एटम था वो सपोज करते हैं, वो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो सपोज करते हैं यहाँ से उठ के, यहाँ से मूव करके, वो सपोज करते हैं यहाँ से मूव करके वो यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे आके बैठ गया है। सही है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब दो से तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, या फिर ये वाला कर सकता है। ओके, तो अभी मैं इसे लाइक मैं कह रहा हूँ के शेल में से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल कर सकता है। एम से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल कर सकता है। एन से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल कर सकता है। ओके, सो अगर के वाले इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल वाले इलेक्ट्रॉन ने के शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसे वैकेंसी फिल की, तो इसे हम कहेंगे के अल्फा। अगर एल वाले इलेक्ट्रॉन ने, सॉरी ये कौन सा एम वाला, अगर एल वाला इलेक्ट्रॉन के शेल के वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, उसे हम कहेंगे के अल्फा। अगर एम वाला इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, तो उसे हम कहेंगे के बीटा। अगर एन वाला इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, तो उसे हम कहेंगे के गामा। ओके, तो इस तरह से आपके नाम आए हैं अल्फा बीटा गामा। सो इसे मैं कह दूंगा के अल्फा, दिस वुड बी के बीटा, और दिस वुड बी के गामा। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन आके सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करे, और यहाँ पे इसको हटा के इसको, ये तो पूरा ही हट गया। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास, भाई चल जा, सबर करो, ये वापस लोड हो रहा है। ये यार एक पर हमने स्ट्राइक क्यों कराया? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि ऑलरेडी वो मतलब एक तरीके से केल शेल तो पूरा कंप्लीट ही था ना। कंप्लीट था मतलब? मतलब उसके अंदर ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे पहले से ही। तो हमें थोड़ी ना पता है कि इलेक्ट्रॉन जाके कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। वो जिससे कोलाइड करेगा उसे निकालेगा, उसकी मर्जी है। तो अगर वो पहले शेल के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो आपके पास के अल्फा के बीटा के गामा बनेगा। अगर वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को सपोज करते निकालता है, ये पूरे को मिटा रहा है, हाँ, अगर वो ऐसे निकालता है तो आपके पास यहाँ पे जो वैकेंसी बनेगी वो होगी एल शेल की वैकेंसी। सो इसको फिल करने के लिए आपका यहाँ से एटम आ सकता है, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या फिर एन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है।
अगर एल शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए उसके अबव शेल में से, यानी कि एल की वैकेंसी को फिल करने के लिए एम में से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसे हम कहेंगे एल अल्फा। और अगर वो एम में से एन में से आके एल की वैकेंसी फिल कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एल बीटा। ओके। सो एल अल्फा एल बीटा, ये ना इतना ज्यादा मतलब हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये मैंने दे दिया। सो यहाँ पे हमने देख लिया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन, और इसमें के अल्फा के बीटा का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। और अब हमारे पास आज हम आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज ब्रेम स्ट्रोलंग, और वो वाला इससे थोड़ा इजी है। वो वाला थोड़ा इससे तो इजी है बहरहाल। और एक और चीज मैं बता दूं, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक और चीज ये थी कि आपके पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये ग्राफ पे क्या बनाते हैं, लाइक करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय, बाय किससे, बाय पीक्स इन ग्राफ, बाय पीक्स जो कि ग्राफ में होती हैं उसमें से ये रिप्रेजेंट करते हैं, बाय पीक्स ऑफ ग्राफ। ओके, ग्राफ में जो पीक्स हैं वो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज ब्रेम स्ट्रोलंग एक्स रेज। और इनका दूसरा नाम हमने देखा था क्या, इसका दूसरा नाम हमने देखा था कंटिन्यूअस एक्स रेज। सही है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये आपके पास किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये आपके पास प्रोड्यूस होता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में आखिर में देखा था, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है। सही है। तो आपके पास यहाँ पे देखो, इस तस्वीर में डायग्राम कहाँ गई इसकी, ये रही। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट होंगे यहाँ से, ओके, उनको ये हाई पावर सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करता हुआ है, तो ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ पे हिट करेंगे। सही है। और ऑन कोलिजन इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, लाइक आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, किसी चीज से टकराओ तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑल ऑफ सडन ये डिसलरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन यहाँ पे जो ये स्ट्राइक कर रहा है कोलिजन की वजह से इसकी डिसलरेशन आ रही है, उस डिसलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो है आपके पास एक्स रेज, और वो लाया करती हैं कंटिन्यूस, लाइक यहाँ पे आपके पास ऑल वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑल वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं हर एक वेवलेंथ की। तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया कंटिन्यूअस। और इसका एक तो कंटिन्यूअस नाम इस वजह से आया, दूसरा हमने कहा ब्रेकिंग की वजह से। इसका मतलब हमने क्या देखा था, इसका मतलब हमने देखा था ब्रेकिंग रेडिएशन, रेडिएशन को ब्रेक करना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर रहा है, ब्रेकिंग रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के सडनली ब्रेक होने की वजह से, यानी कि सडनली रुकने की वजह से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रेम स्ट्रोलंग रेडिएशंस। सो इसका कोज हम लिख लेते हैं। इसका कोज हमने क्या पता चला, इसका कोज ये है कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप ऑन collision with anode, X rays, let me write continuous X rays
आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज डिसलरेशन या हाई डिसलरेशन। और ये होती हैं आपके पास ब्रेम स्ट्रोलंग एक्सरेज। ओके, सो एक तो मैंने पॉइंट बता दिया यहाँ पे। मैं इसमें एक फॉर्मूला भी आपके पास आता है, लेकिन लेट मी चेक। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, आपका इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन भी हो सकता है और स्टॉप भी हो सकता है। लेकिन अगेन दोनों केसेस में आपके पास क्या आ रही है, डिसलरेशन आ रही है, और उसी डिसलरेशन की वजह से एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, बिकॉज वो कंटिन्यूस, उसमें हर टाइप की वेवलेंथ होती है। सही है। अब यहाँ पे दो तीन केसेस और आ जाती हैं, दो तीन चीजें और आ जाती हैं। सो उनको जरा नोट कर लेते हैं यहाँ पे इस कलर से, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स ऑन फर्स्ट कोलिजन, यानी कि पहली कोलिजन की वजह से ये रुक जाए, तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सरेज एमिट होंगी उनकी एनर्जी होगी, लेट मी राइट, एनर्जी ऑफ emitted x-rays would be high या would be maximum। तो इस केस में आपके पास मैक्सिमम एनर्जी तब आती है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पहली कोलिजन पे ही रुक जाए। ओके, यानी कि वो गया, उसने एनोड के साथ हिट किया, हिट करते ही रुक गया, तो ये पहली कोलिजन पे ही रुक गया, इसकी पहली कोलिजन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी वाली एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, तो ये यहाँ एमिट होंगी। तो ये था, इसमें एमसीक्यू आ सकता है। और जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पे आपके पास वेवलेंथ कम होती है। तो लेट मी राइट, क्या हमें पता है इसका एक फॉर्मूले की शक्ल में आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, अगर मुझे मिल जाए तो, छोड़ दो, फॉर्मूले में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये ना या लिख लो कि आपके पास इफ एनर्जी इज हाई, ये बस पॉइंट इन नॉलेज का जो कि हम पहले ही जानते हैं, एनर्जी इज हाई तो फ्रीक्वेंसी वुड बी हाई, एंड जो वेवलेंथ है वो, या मैं कह रहा एनर्जी जो मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मैक्सिमम होगी, एंड उसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ मिनिमम होगी। ओके, और ये आपके पास प्लांक्स के इस फॉर्मूला से पता चल भी जाता है, लाइक E इज इक्वल टू एच एफ होता है, और ये बराबर होता है एच सी ओवर लेमडा के। तो यू कैन सी एनर्जी हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, एनर्जी लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ जो है वो लो होगी, एनर्जी लो है तो वेवलेंथ हाई होगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाता है, ये प्लांक्स का फॉर्मूला है। विद दिस आपका ये एसएलओ जो है ना वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट एसएलओ, लाइक अभी तक हमने एक ही एसएलओ किया है, दो एसएलओ किए हैं आज में। एक तो ये एसएलओ किया था, इसमें से हमने एक ये एसएलओ किया कि प्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों देख ली। कैरेक्टरिस्टिक्स से ऐसी मुराद है शायद टाइप्स ऑफ एक्सरेज। ओके, तो यहाँ पे हमने इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है एक्सरेज उन्हें हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जिनका ग्राफ आपके पास पीक्स में शो होता है, और जो नीचे आपके पास कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं वो आपके पास ये हैं। सही है। यहाँ पे एक और पॉइंट भी बन सकता है, वो ये, यार तो हम यहाँ पर खाली कंटिन्यूस एक्सरे वाली करें, वो दूसरी छोड़ दें कैरेक्टरिस्टिक्स वाली। क्यों 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 छोड़ना है, दोनों करना है। एक ही करना होता तो वो एक भी ही पर आता मैं। सही है, सही है।
लाइक आपके पास देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर पहली ही कॉलिजन पे रुक जाता है तो उससे उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। सही है, तो इसका उल्टा मैं लिख सकता हूँ कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अदर इलेक्ट्रॉन्स विच कम टू रेस्ट आफ्टर मल्टीपल collision, come to rest after multiple collision collisions। दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि मल्टीपल कॉलिजन्स के बाद रेस्ट पे आते हैं, उनके पास क्या होगा, उनके पास will have different, like will produce x-rays of, will produce x-rays of lower energy। ओके, लोअर एनर्जी से मुराद ये है कि वो मैक्सिमम से छोटी होंगी। ओके, मतलब मैक्सिमम से कम एनर्जी होगी उसकी। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मल्टीपल कॉलिजन्स के बाद रेस्ट पे आते हैं, वो ऐसी एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे जिनकी एनर्जीज लो होंगी। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एनर्जीज प्रोड्यूस हो रही हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज हैं या मल्टीपल वेवलेंथ की एनर्जी, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, हाँ हाँ, ये सब हो चुका। अब हम आ जाते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स के ऊपर। तो इसकी एक्सरेज की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के ऊपर। एक्सरेज के यूजेस तो हमारे पास बहुत जगहों पे होते हैं, प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत ज्यादा हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 डिस्कस करूंगा जितनी इस मीटिंग में सकती हैं। नेक्स्ट मीटिंग में मैं लेजर एक्शन लास्ट सब टॉपिक पे चला जाऊंगा। ओके, वैसे भी यूजेस आपको है ना बहुत ज्यादा हर जगह, लाइक डिफरेंट जगहों से डिफरेंट टाइप यूजेस मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजेस मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपके सामने रख देना चाहता हूँ। एंड ये जो चीजें अब आपके सामने आ रही हैं उनमें से आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स पता है ऑलरेडी। लाइक मैं आपके सामने प्लेंटी ऑफ थिंग्स रख रहा हूँ, जो भी आपको समझ में आए उनमें से 2 3 आप याद रख लेना। और वो आप है ना, लाइक मैं अभी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ब्रेक में मैं वो कॉपी पेस्ट कर लूंगा। एंड आई होप नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, जहाँ पे ये कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। तो हमें पता है एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होती हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि आपके पास इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और वेवलेंथ हमने ये देखा था इसकी वेवलेंथ की, यह हमने देख लिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी हाई होती है, जो कि टिपिकली 30 पेटा हर्ट्ज में होती है या 30 एक्सा हर्ट्ज तक होती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो कि मैंने नहीं बताई थी, याद कर लेना। लाइक ये ना याद कर लो तो बेहतर है, एमसीक्यू में बचा सकता है सेफ साइड पे। एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है। और इसी पावर की वजह से ये क्या करता है, एक्सरेज कैन पास थ्रू मटेरियल्स लाइक सॉफ्ट टिश्यूज बट आर एब्जॉर्ब बाय डेंसर मटेरियल्स, जैसे कि आपकी बोन्स या मेटल्स हो चुके हैं। इसी वजह से आपके पास बोन्स के है ना क्रैक वगैरह के लिए हम एक्सरेज का एक्सरे निकलवाते हैं। सही है, तो आपके पास एक्सरेज जो है एक आगे वो आ रहा होगा। एक्सरेज को हम बॉन्स के क्रैकिंग वगैरह में यूज करते हैं, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी है कि ये पेनिट्रेशन की हाई है, जिसकी वजह से हम बॉन्स की क्रैकिंग वगैरह में या इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं, जो कि आगे आएगा। ट्रेवल एंड स्ट्रेट लाइन्स, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। आयोनाइजिंग नेचर है, ये एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आराम से आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से ये हेल्थ के लिए रिस्की है। और इसी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है आपको कि आप है ना, आपको मतलब है ना बार बार अपने एक्सरेज बॉडी के नहीं निकलवाने चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक 4 तो हम देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो तो फोटोग्राफिक फिल्म को ये ना ब्लैक कर देता है। ओके, मतलब एक्सरेज अगर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जब पड़ती हैं तो उसे वो ब्लैक कर देती हैं। सो एक्सरेज कॉज अ केमिकल रिएक्शन व्हेन दे स्ट्राइक फोटोग्राफिक फिल्म्स, मेकिंग देम यूजफुल इन रेडियोग्राफी। यानी कि एक्सरे इमेजिंग, आपके पास जो एक्सरे आप निकलवाते हो, वो जो फिल्म होती है या जो शीट आपको मिलती है वो होती है फोटोग्राफिक फिल्म। वहां पे आप देखोगे
कि फिल्म में जहाँ पे हड्डियां हैं, वो हड्डियों वाला एरिया थोड़ा लाइट होगा, बाकी दूसरा एरिया जो फ्लैश वगैरह वाला है वो थोड़ा और डार्क होगा, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लैक, बहुत ज्यादा डार्क होगा। सही है। तो फ्लोरेंस एंड ल्यूमिनेसेंस तो कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि फॉस्फर वगैरह है, उन पे अगर एक्सरेज फॉल करती हैं तो वो है ना वहाँ पे विजिबल लाइट को एमिट करती हैं या एक्सपोज करती हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये आपके बना टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपको बार बार एक्सरे नहीं निकलवाने चाहिए। सेकेंडली, एक्सरेज को कैंसर की डायग्नोसिस में भी हम यूज करते हैं। यहाँ दूसरी जगह पे जैसे कि एक्सरेज कैन ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन बायोलॉजिकल टिश्यूज कॉजिंग सेल म्यूटेशंस, रेडिएशंस, बर्न्स या कैंसर। ये कैंसर को कॉज भी कर सकता है, और कैंसर को है ना हटाने के लिए लाइक एक्सरेज की टेक्निक हम यूज करते हैं। आगे जाते हैं मेडिकल में। मेडिकल में हम क्या कहाँ पे यूज करते हैं वो हमें पता है, लाइक बोन्स में, बोन्स की क्या कह सकते हैं, इमेज लेने के लिए यूज करते हैं। सीटी स्कैन में भी आपके पास एक्सरेज यूज हो रही होती हैं। फ्लोरोस्कोपी, ये क्या होती है, रियल टाइम एक्सरे इमेजिंग होती है। ओके, लाइक रियल टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली या लाइव एक्सरे इमेजिंग आप कर रहे होते हो। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं, ये मैंने अभी अभी बताया था। इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आपके पास ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज होती हैं, यानी कि मेटल स्ट्रक्चर्स या पाइपलाइंस के अंदर या एरोप्लेन के पार्ट्स के अंदर कोई क्रैक वगैरह नहीं है, इस चीज को हम चेक करते हैं। लाइक क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सरेज को। और सिक्योरिटी, लाइक एयरपोर्ट पे जाते हो, आपकी जो है ना बैग लगेज वगैरह होता है, उनको एक बेल्ट से पास करते हैं, उसमें एक्सरेज लगाए हुए होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कोई आपके पास वेपन्स या ड्रग्स वगैरह जैसी चीजें नहीं है। ये आप नॉर्मली देखोगे हमारे पास स्कूल के गार्ड्स के हाथ में भी एक है ना, लाइक एक एक क्या कह सकते हैं, डिवाइस होता है जो कि बंदे को पूरा स्कैन करता है। वो भी आपके पास सिक्योरिटी पर्पसेस में आ जाता है। वो भी डिवाइस एक्सरेज को यूज करता है। और साइंटिफिक एंड रिसर्च में भी आप यूज कर रहे हो तो एक्सरेज को यूज करके हमें ना मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, प्रोटीन्स वगैरह हो गया। ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। फोरेंसिक वगैरह में भी ये यूजफुल होता है। बहुत ज्यादा इसके हमने यूजेस देख लिए हैं, लाइक बहुत ज्यादा हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। यूजेस में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मेडिकल इमेजिंग में हमने कर लिया, जो कि ऊपर देखा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में डिटेक्ट करता है क्रैक्स को। थर्ड आ जाता है सिक्योरिटी की स्कैन्स में। और चौथा आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च में। तो यहाँ पे आपके पास एक्सरेज की प्रॉपर्टीज और यूजेस हमने देख लिए हैं। आप प्रॉपर्टीज इसकी मैं अगर दो तीन एग्जांपल्स दूं, अगर आपको प्रॉपर्टीज बताएं तो आपको इसके यूजेजेस बता सकते हैं। जैसे मेरी प्रॉपर्टीज ये हैं कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो मेरा यूज ये हो सकता है कि मैं टीचिंग अच्छी कर रहा हूँ। अदर्स हमारा अच्छा नाच सकता है, तो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं, लाइक डांसेस वगैरह में। ओके। एक बंदा है जो कि अच्छे जोक्स मार सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो हम हंसने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ये उसका यूज हो जाएगा। कॉपर की मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि कॉपर की प्रॉपर्टी ये है कि वो उसकी वो ना एक अच्छा कंडक्टर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में। तो प्रॉपर्टी आपको पता है, उसका यूज आप आराम से निकाल सकते हो। लाइक खूबियां आपको किसी चीज की पता है तो आप उसकी यूजेस बना सकते हो। विद दिस, आज इन दो वीडियोस में, इन दो मीटिंग्स में हमने कवर किया इनिशियल ट्रांजिशन को, बहुत डिटेल में कवर किया है। बस लास्ट वाले एसएलओ को मैंने थोड़ा तेज भगाया है, बट स्टिल भगाने के साथ साथ हमने जो भी चीजें देखी वो सारी की सारी अच्छे से क्लियर है। स्टिल एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब टॉपिक तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट एसएलओ और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला एसएलओ करेंगे, एंड आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के 4-5 एसएलओ जो कि बच्चों वाले हैं वो भी करवा दूं, लाइक ये तो मैं करवा दूं। तो बहरहाल देखेंगे इसमें अपनी स्पीड क्या रहती है और किस हिसाब से आप लोग समझते हो। अभी के लिए मुझे थम्स अप करके बता दो, अभी दो बंदे बैठे हुए हैं, अस्मा एंड अब्दुल्ला। क्लियर है एवरीथिंग? जी क्लियर है सब कुछ। ओके। अब 3 मिनट बचते हैं, तो उसमें हम जरा सी टॉक कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। 19.5 क्या है, लेजर। लेजर यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है, ये ना लेजर स्मॉल लिखा हुआ है, असल में ये आपके पास है ना एक शॉर्ट फॉर्म है, एक कंप्लीट सेंटेंस की एक्रोनियम है। लेजर का मतलब है यहाँ पे आपके पास लेजिंग, सॉरी, LASER। तो आपके पास लेजिंग, लेजिंग एम्पलीफिकेशन बाय लेजिंग एम्पलीफिकेशन
नहीं सॉरी, लेजिंग नहीं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ये लेजर की फुल फॉर्म होती है। रिपीटिंग अगेन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। और एक्सरेज की अगर दो तीन सॉरी लेजर की दो तीन प्रॉपर्टीज की बात करें तो लेजर आपकी मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि एक कलर की होती है। एक कलर से मुराद वो या तो ग्रीन होगी, या तो रेड होगी, या तो ब्लू होगी, एक कलर की होगी। ओके। सेकेंडली ये आपके पास कोहेरेंट होती है, यानी कि लेजर के अंदर से जितनी भी बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं वो सारी की सारी है ना इन फेज होती हैं, देयरफॉर इट इज मोनोक्रोमेटिक। और इसकी लाइट जो वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव होती है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव होती है। लेकिन ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड मूव करती है। ओके। सो आपके पास इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज, कि ये तो मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है, एक स्पेसिफिक लाइन में मूव करती है, फोर्थ इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर है? ये इसकी चार पांच प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, जो कि लाइक सब टॉपिक को मैं भी समझा रहा हूँ। ऐसे लोगों को तो मैं क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। बट आई होप जो भी डिस्कशंस हमने की हैं वो सारी की सारी अच्छे से क्लियर है आप लोगों को। और ये भी मैंने बता दिया, यूनी डायरेक्शनल होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। दिस इज इट। अब आगे हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।